गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून ईशा। जी सर। अच्छा, क्या बात करना चाहेंगे बताइएगा प्रमोद जी। अपन सर उसमें आईएमएफ की आप बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे उसमें मुझे बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। आईएमएफ की बात चल रही थी लास्ट क्लास में। करें शुरुआत करना या अभी रुकना है? नहीं, ये कर सकते हैं सर, शुरुआत कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी। 1944 वर्ल्ड वॉर अभी चल ही रही थी जी और जो इंस्टेबिलिटी आ गई थी ग्लोबल इकोनॉमी में, जी। उस चिंता को लेकर एक कॉन्फ्रेंस की गई। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस नाम है। यूएसए में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। एंड दीज 44 कंट्रीज, देयर मैंडेट वाज कि पोस्ट वॉर कैसा होगा, पोस्ट वॉर ग्लोब या ग्लोबल इकोनॉमी कैसी बनेगी। यहाँ थोड़ा सा ऐड ये कर दूं कि शायद 2021 में भी एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ेगी अब। आने वाले टाइम बहुत जल्दी ही, शायद 2020 के एंड पर या 2021 के शुरू में इस तरह की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जानी चाहिए जिसमें पोस्ट कोविड ग्लोब कैसा होगा। अब इस बात को समझ रहे हैं? जी जी सर। पोस्ट 44 की कॉन्फ्रेंस हो सकती है, उसका मैंडेट था पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ग्लोब कैसा होगा। अभी कोविड ने जितनी डिस्ट्रक्शन कर दिया पूरे सिस्टम में, ग्लोबल सिस्टम में, उसको सुधारा नहीं जा सकता, उसके लिए रिपेयर पॉसिबल नहीं होगा। एक नया सिस्टम दोबारा से खड़ा किया जाएगा। पोस्ट कोविड वर्ल्ड क्या होगा अभी बतलाना मुश्किल है। कौन प्लेयर कहाँ पर होगा, किसकी क्या पॉलिसी होगी, आपस में क्या एडजस्टमेंट्स होंगी, अभी बतलाना बहुत मुश्किल है और शायद 21 शुरू में कहीं पर आकर कुछ पिक्चर बनेगी। इट इज दैट सीरियस ए प्रॉब्लम। बाकी प्रॉब्लम तो है ही है जो भी है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका जो इफेक्ट है कोविड का, उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं हो सकती। और यही 1944 में ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हुआ था। तब ये कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें 44 नेशंस पार्टिसिपेटेड इंक्लूडिंग इंडिया। 3 तरह की एग्रीमेंट की गई। एक एग्रीमेंट ट्रेड के बारे में थी, दूसरी एग्रीमेंट कैपिटल के बारे में थी और तीसरी एग्रीमेंट रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में थी। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ट्रेड की करैक्टर क्या होगा, ट्रेड का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपस में कैसे एग्रीमेंट्स की जाएंगी, आपस में क्या होगा, इस सब के बारे में एक एग्रीमेंट तैयार हुआ जिसका नाम था इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, ITA, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। जी। दूसरी एग्रीमेंट कैपिटल के बारे में की गई और उसके लिए वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश करने की बात की गई। रेट ऑफ एक्सचेंज का काम एक और नए इंस्टीट्यूशन को दिया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये 3 इंस्टीट्यूशन एक साथ पैदा हुए 44 कॉन्फ्रेंस में से, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में से। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एग्रीमेंट उसकी रेटिफिकेशन यूएसए नहीं कर पाया और यूएसए ने रेटिफिकेशन सिर्फ 2 एग्रीमेंट्स की, एक वर्ल्ड बैंक और एक IMF। ITO इस्टेब्लिश नहीं हो पाया 1944 के एग्रीमेंट पर। सर इसके पीछे कुछ एक वजह कि क्यों नहीं हो पाया? ये यूएसए की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स थी। यूएसए अपनी डोमिनेशन ट्रेड में खोना नहीं चाहता था और यूएसए सुप्रीम पावर बन चुका था वर्ल्ड वॉर के दौरान। ओके सर, ओके। डिस्ट्रॉय हो गया था, जापान खत्म हो गया था, जर्मनी की पावर कम हो रही थी, तो यूएसए उसमें किसी को शेयर नहीं देना चाहता था और इसलिए उसने रेटिफाई नहीं किया और वो जो पार्ट था ITO वाला, इट कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ओके सर। तो सर हम कब से कह सकते हैं कि अमेरिका कब से वर्ल्ड पावर की तरह है? सिंस व्हेन? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से समझ लीजिए। ओके सर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड। ओके ओके सर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ट्रीटी हुई थी 1919 में, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। 1919 में जो ट्रीटी हुई थी, जी, खत्म हो गया था, जर्मनी खत्म हो गया था और सिर्फ यूएसए बच गया था एज ए सुप्रीम पावर। और उस पॉइंट पर यूएसएसआर भी कोई इफेक्टिव नहीं था। यूएसएसआर की रेवोल्यूशन अक्टूबर 17 में हुई और यूएसएस का मॉडर्न ग्रोथ 17 से ही ट्रेस किया जा सकता है। तो अकेली पावर यूएसए बच गया था। तो
पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 से आप कह सकती हैं कि यूएसए डोमिनेट कर रहा था ग्लोबल इकोनॉमी पर। 2020 में अब कर पाएगा या नहीं, ये अभी बतलाना थोड़ी जल्दी होगी, और इसी वजह से 2021 में कुछ चेंजेस आएंगे। Okay, sir. Okay. So we had 3 institutions: ITO to deal with trade, World Bank to deal with capital, IMF to deal with rate of exchange. जी पहले सर. दो की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बतला देता हूँ। ITO could not be established, और इसकी जगह यूएसए ने एक नई ट्रीटी और करी जिसका नाम था GATT, गैट। गैट. हाँ जी, हाँ जी. गैट 1956 में इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें यूएसए की डोमिनेशन रही और सारे डेवलप्ड नेशंस उसमें डोमिनेट करते गए, और ये गैट की अल्टीमेट फॉर्म आई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जो 1995 में इस्टेब्लिश हुआ, और यही WTO शायद 2021 में बदलकर एक नई शक्ल लेगा, अभी बतलाना मुश्किल है। Okay, sir. WTO का ओरिजिन ITO से आता है। सो 1956 से लेकर 2020 तक की ये कहानी है। इसके आगे क्या होगा वेट करिए, जो भी बनेगा। एंड वी आर इंटरेस्टेड राइट नाउ इन IMF, जी सर. International Monetary Fund. International Monetary Fund was set up in 1946, and 44 countries were the members of this ITO, of this institution IMF. IMF को करना क्या था? IMF डिफरेंट कंट्रीज के जो करेंसीज के रेट ऑफ एक्सचेंज है उसमें उसको कोऑर्डिनेट करेगा। डॉलर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाउंड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रुपये की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और इस तरह से जो उस टाइम पर 44 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, हर एक करेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए और उसको कैसे स्टेबल रखा जाए, ये जिम्मेदारी IMF को दी गई। और एक दूसरी जिम्मेदारी IMF को दी गई कि जो मेंबर नेशंस होंगे उनको जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की कुछ डिफिकल्टीज आएंगी तो IMF उनकी हेल्प करेगा। कोई क्वेश्चन? जी नहीं सर. क्लियर है ये? जी बिल्कुल सर. सो पहला काम ये था IMF का कि डिफरेंट करेंसीज का रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए। एंड जस्ट वन लिटिल क्वेश्चन, आज ये कौन डिसाइड कर रहा है कि रुपये का रेट क्या होना चाहिए? सर, इंडियन गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो जैसा आपने पहले का बताया था शायद से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है और सेंसेक्स होता है, वो डिसाइड करता है कि किस रेट के ऊपर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। रुपये की एक्सचेंज वैल्यू क्या होगी, आज कौन डिसाइड करता है? दोबारा से पूछ रहा हूँ सर। एक गवर्नमेंट करती है और एक मार्केट करती है। का जवाब मैं 1946 में दे रहा हूँ। 1946 में ये डिसीजन IMF लेता था। ओके। 1946 में IMF को ये राइट दिया गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि डिफरेंट करेंसीज के रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होंगे, ये IMF डिटरमिन करेगा और वो बतला देगा कि ये रेट ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए और मेंबर्स को वो एक्सेप्ट होगा। कोई क्वेश्चन है? कौन डिसाइड करता है रेट ऑफ एक्सचेंज? IMF की पहली जिम्मेदारी थी डिफरेंट करेंसीज के रेट ऑफ एक्सचेंज को डिसाइड करना और उसको स्टेबल रखना। इट वॉज ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, नॉट फ्लेक्सिबल। आज ग्लोबल इकोनॉमी में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, उस समय फिक्स था। तो रेट किसने फिक्स किए? रेट फिक्स किए IMF ने। सर मैं पूछ सकती हूँ सर, जो आजकल कहते हैं कि फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज मार्केट डिसाइड करती है, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस, पहले नहीं था क्योंकि फिक्स था, तो फ्लेक्सिबल में तो मार्केट डिसाइड करती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। आज फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो मार्केट डिसाइड करती है। 46 में IMF जब सेटअप हुआ तो उस टाइम IMF ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट किया। कैसे रेट फिक्स किया गया? रेट डिसाइड करने के लिए IMF ने हर एक कंट्री की करेंसी की गोल्ड वैल्यू जाननी चाहिए कि इंडिया में $1 के बदले में कितना सोना खरीदा जा सकता है, USA में $1 के बदले में कितना सोना खरीदा जा सकता है, UK के बदले में 1 पाउंड के बदले में कितना सोना खरीदा जा सकता है, फ्रांस में 1 फ्रैंक के बदले में कितना सोना खरीदा जा सकता है। इस तरह से 24 आइटम्स इनके पास आ गए, 44 आइटम्स इनके पास आ गए। 44 कंट्रीज में सोने की वैल्यू हर एक करेंसी की टर्म्स में कितनी है? पॉइंट क्लियर? तो वैल्यूएट कैसे करते थे सोने को कि हर कंट्री में अलग अलग वैल्यू अगर सोने की होगी तो कैसे करते थे वैल्यूएट? हाँ अब बतलाइए क्या सोल्यूशन क्या होगा इस प्रॉब्लम का?
क्वांटम ऑफ गोल्ड, कितना क्वांटिटी किसी कंट्री के पास है गोल्ड की, उस पे डिपेंड करता है। बहुत आसान था, बहुत आसान था। 1 रुपए में कितना सोना खरीदा जा सकता है न्यू दिल्ली में, ये तो पता लग जाएगा हमें इमीडिएटली। हाँ, राइट। $1 के बदले में कितना सोना खरीदा जा सकता है न्यूयॉर्क में, ये भी पता लग जाएगा। और इस तरह से सारी कंट्रीज में ये पता लगा, ये डाटा कलेक्ट कर लिया गया कि हर एक कंट्री में उनकी करेंसी के 1 यूनिट के बदले में कितना सोना खरीदा जा सकता है। और जब हमें ये पता लग गया कि 1 रुपया इतने सोने के बराबर है और $1 इतने सोने के बराबर है, तो रुपये और डॉलर का रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड हो जाएगा। यस सर। ओके ओके, कंपैरेटिव, हाँ जी, ठीक है, डिसाइड हो जाएगा ना। ठीक है सर। उतना सोना 1 पाउंड के बदले में कितना सोना मिलता है, 1 फ्रैंक के बदले में कितना सोना मिलता है, ये सब डिसाइड हो, ये सब पता लग जाएगा। और अगर ये सब पता लग जाए तो सब में इक्वेशन बन जाएगी। एंड इट वाज फाउंड आउट, एंड वन में बी सरप्राइज, जो रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स हुआ इस सिस्टम से, 1 रुपी वॉज इक्वल टू $2। सर इन विच ईयर सर? 1946। 1946। सर ऐसा भी सुना है कि तब 1 रुपी वॉज इक्वल्स टू $1 अराउंड 1947। सर इज इट राइट? 1946 में 1 रुपी वॉज इक्वल टू $2। ओके सर, ओके सर। आज उल्टा है, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। यस। उस टाइम पर 1 रुपया $2 के बराबर था, या $1 आधे रुपए के बराबर था। आज $1 80 रुपए के बराबर है, उस समय $1 आधे रुपए के बराबर था। $4 1 पाउंड के बराबर थे। $4 1 पाउंड, 1 पाउंड के बराबर थे। और इसी तरह से सब करेंसीज की एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड कर ली गई। एंड मेंबर नेशंस वर टोल्ड दैट दिस इज ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, कोई इसको बदलेगा नहीं। और अगर कोई बदलना चाहता है तो उसको IMF से परमिशन लेनी होगी। If any country needs to devalue or revalue its currency, it has to seek prior permission of International Monetary Fund. India took that approval in 1949 for the first time, और $1 ₹4.5 के बराबर, $1 $4.76 रुपए के बराबर फिक्स किया गया। और 1947 1949। पर सर क्यों किया उन्होंने, इतना कम क्यों कर दिया? करते हैं बात थोड़ी देर बाद। जी ठीक है। सर काइंडली रिपीट द वैल्यू। $1 इज इक्वल्स टू 4 रुपीज। 4.76 rupees, 1949 devaluation. Rupee was again devalued in 1966, and now in 1966 dollar was equal to 7.50 rupees. ये फैक्ट क्लियर है? जी सर, यस सर। क्यों किया? फ्लेक्सिबल सिस्टम में आप पढ़ा रही हैं, करेंसी कब डेप्रिशिएट होती है? करेंसी तब डेप्रिशिएट होती है जब उस कंट्री में इन्फ्लेशन होती है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, कंट्री की एक्सटर्नल वैल्यू, करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू भी गिरती जाती है टू मेंटेन दी परचेसिंग पावर पैरिटी। यस सर। इंडिया में उस दौरान जो इन्फ्लेशन हो रही थी, उसे चेक करने, उसको कंसिडर करने के लिए जरूरी था कि रुपये को डिवैल्यू किया जाए। ओके। और डिवैल्यूएशन होते होते 1966 में $1 ₹7.5 के बराबर हो गया। यहाँ पर अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या हुई। ये जो सिस्टम बनाया गया था, ये यूएसए की एक गारंटी से बनाया गया था। यूएसए ने सभी मेंबर्स को गारंटी दी हुई थी कि वो जब भी चाहें, जितनी मर्जी अमाउंट में चाहें, डॉलर को गोल्ड में बदल सकते हैं। अगर कोई कंट्री, इंडिया चाहती है कि वो $10 मिलियन यूएसए को दे दे और उसके बदले में सोना ले ले, यूएसए हमेशा तैयार रहेगा इस बात के लिए, मना नहीं करेगा। That was the trust USA had in its own economy, and their belief was that nobody in the world will value dollar more than gold. Will value dollar more than gold. Nobody will value. Nobody will value. Okay. Nobody will value gold more than dollar. Gold more than dollar. कि हर एक अपने पास डॉलर रखना चाहेगा, सोना नहीं चाहेगा। Okay. ये उनकी पक्की फर्म बिलीफ थी और ऐसा ही हो रहा था। दुनिया में कोई भी अपने डॉलर को गोल्ड में नहीं बदलना चाहता था, ये ऐसा ही चल रहा था। दैट वाज द साउंडनेस ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी। इतनी पावरफुल हो चुकी थी वो इकोनॉमी। एंड देन सडनली द इवेंट्स बिगिन टू चेंज एंड वी कम टू द ईयर 1971। 1971, हाँ जी। 1971 में वेस्ट एशिया में एक लड़ाई हुई, एंड दैट वॉर वाज बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट।
Israel had the backing of USA. Egypt was backed by USSR. सर इसी को गल्फ वॉर बोलते हैं? इसी को गल्फ वॉर बोलते हैं। जी 1971 की गल्फ वॉर। हाँ जी। यूएसए इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, इजिप्ट Yes. को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। तो ये दोनों प्रॉक्सीज थे दोनों। इजिप्ट वाज द बेस ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज। लड़ाई के दौरान क्या हुआ, एक छोटी सी डिसीजन ली गई, ओपेक की एक मीटिंग की गई। ओपेक ऑफ कोर्स यू नो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम। जी इनकी एक मीटिंग की गई जिसमें सब ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस इकट्ठे हुए और एक छोटी सी डिसीजन ली इन्होंने। उस समय क्रूड ऑयल की वैल्यू थी ओपेक की मीटिंग से पहले $1.6 पर बैरल। $1.6 per barrel. पर बैरल या $1.6 पर बैरल, $1.6। क्रूड ऑयल की वैल्यू प्राइस था $1.6 पर बैरल। डिसीजन ये ली गई कि इसमें ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसे हटा दो। तो 1.6 है, मतलब पॉइंट नहीं होना चाहिए। 1.6 जो सा था उसमें से पॉइंट हटा दो, 16 हो जाए मतलब। नया प्राइस उस रात को $16 हो गया। ओह ओके। Sir, but then this is a very sudden decision from 1.6 to 16. They did it. Okay. बस अमेरिका प्रिवेल कर गया मतलब उस टाइम फिर से। सारी दुनिया के लिए क्रूड प्राइस जो सा था वो 1.6 से बढ़कर 16 हो गया। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ ए क्राइसिस। दुनिया भर में इन्फ्लेशन इतनी तेज हुई उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका। इंडिया में 71-72 में इन्फ्लेशन रेट 28% था, 72-73 में 32% था, 73-74 में 26% था। मतलब 3 साल में रुपए की वैल्यू 0 रह गई थी, परचेसिंग पावर। Yes, sir. ओके। बेनिफिट किसको मिल रहा था? अमेरिका, Others. ना, बेनिफिट में गल्फ कंट्रीज को। ओके। दुबई और बाकी सारा गल्फ, इनके पास कुछ नहीं था, रेतीले मैदान थे, कुछ नहीं था वहां पर। कुवैत, शारजा, कहीं पर भी कुछ नहीं था। अब क्या आना शुरू? डॉलर। ऑयल प्रोड्यूसर्स को डॉलर मिलने शुरू हो गए और 10 गुना पहले से ज्यादा मिलने शुरू हो गए फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ क्रूड ऑयल, राइट। और क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था, वो नहीं जानते थे वो इस डॉलर का क्या करें। उन्होंने वो डॉलर जर्मनी में सेंट्रल बैंक में जमा करवाने शुरू कर दिए। So why did they choose Germany? Germany was more stable than any other country. Okay. यूके साथ वो रखना नहीं चाहते थे, यूएसए के साथ वो रिलेशन नहीं करना चाहते थे। जर्मनी उनको सेफ लगा क्योंकि जर्मनी इन सब के अगेंस्ट था। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर इजराइल को सपोर्ट कर रहा था यूएस, तो उन्होंने फिर यूएस में क्यों अपना कॉन्फिडेंस नहीं रखा? किसने? इन कंट्रीज ने अपना पैसा जर्मनी के पास रखा, यूएस को छोड़ के, जो उनको सपोर्ट कर रहा था। यूएसए तो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था ना। अच्छा, इजराइल को सपोर्ट, ठीक है, गल्फ कंट्रीज ने। ओके ओके। व्हिच वाज एंटी गल्फ कंट्रीज। जी 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 जी, ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। तो ढेरों बोरी भर कर डॉलर इकट्ठे होने लग गए ऑयल कंट्रीज के अकाउंट में, जर्मनी के पास। एक दिन सेंट्रल बैंक ऑफ जर्मनी, ड्यूशस बैंक ने यूएस फेडरल रिजर्व बैंक को रात को फोन किया, गवर्नर ने। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। एक रात को गवर्नर ड्यूशस बैंक ने गवर्नर फेडरल रिजर्व बैंक यूएसए को रात को फोन किया। फोन जैसा कि प्रोसीजर होता है, गवर्नर के असिस्टेंट ने उठाया और कहा कि आप होल्ड कीजिए, गवर्नर साहब लाइन पर आ रहे हैं। देखिए कितना रोमांटिक सीन था वो। गवर्नर फेडरल रिजर्व बैंक एक दूसरे फोन पर गया पहले और आईएमएफ को बात करी। इट इज गवर्नर फेडरल बैंक स्पीकिंग। एक लाइन मैसेज है आपके लिए। मैसेज ये है कि आईएमएफ की एग्रीमेंट में, जिसमें हमारी ये अंडरटेकिंग है कि हम डॉलर को गोल्ड में बदलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, इसी वक्त इसी पॉइंट पर, ये घड़ी का टाइम है, वो एग्रीमेंट खत्म हो गया। ओके। We are USA government is terminating that point of agreement in IMF कि घड़ी के इस पॉइंट के बाद अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है डॉलर को गोल्ड में बदलने की। ओके। रिटर्न कम्युनिकेशन आपके पास अभी पहुंच जाएगा। ओके। वर्बल को हमने रिकॉर्ड कर दिया है, आप भी नोट कर लीजिए।
And after talking to Governor Federal Reserve, Governor IMF, he came back to German phone. Yes sir, what can I do for you? Okay. वो समझ चुके थे कि इस 1 मिनट में क्या हो गया है, फिर भी उन्होंने कहा, They understood. गवर्नर फेडरल रिजर्व ने गवर्नर ड्यूशस बैंक को फोन किया कि हाँ बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जर्मन बैंक ने बोला कि हम इतना डॉलर आपको भेज रहे हैं, उसके बदले में आप इतना सोना हमें भिजवा दीजिए। फेडरल रिजर्व बैंक का जवाब ये था कि आप IMF को कांटेक्ट कीजिए, एग्रीमेंट का वो पार्ट ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है, इसलिए वी आर सॉरी, यू हैव टू कीप डॉलर ओनली, वी कैन नॉट गिव यू गोल्ड। ओके। और जैसे ही ये एग्रीमेंट खत्म हुआ, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम खत्म हो गया। यूएसए ने कहा हमारी कोई गारंटी नहीं है, IMF ने कहा अगर आपकी गारंटी नहीं है तो हम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, ये एग्रीमेंट खत्म, हमारी जिम्मेदारी इसी पॉइंट से खत्म। Sir, does it means that US does not have the backup policy? They do not have that much gold to convert? Obviously, कहाँ से लाते इतना सोना? Okay. कहाँ से लाते? कोलैप्स हो जाती इकोनॉमी। Sir, then why did they did so earlier? उस सिस्टम में पावरफुल थे, और जब तक पावरफुल थे तब तक वो सिस्टम मेंटेन कर रहे थे। Okay, sir. अब क्रूड ऑयल उनकी बेसिक वीकनेस बन गई। Yes. बिना क्रूड ऑयल के कोई भी इकोनॉमी उस टाइम पर नहीं चल सकती थी। Okay. Yes, sir. आज भी इतने सालों के बाद आज भी क्रूड ऑयल इकोनॉमी को कहीं भी स्टेबल कर देता है, अनस्टेबल कर देता है। Yes, sir. उस टाइम तो टोटल डिपेंडेंस थी क्रूड ऑयल पर। Yes, sir. और वो सिस्टम खत्म हो गया, वो सिस्टम खत्म। सर वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा इसका? आपको अभी एग्जांपल इंडिया का बताया आपको। हाँ जी। इन्फ्लेशन जी, इन्फ्लेशन किस कदर हुई ये भी आपको बताया। 3 साल में 100% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, और सारी दुनिया में यही हुआ। तो ये तो डर्टी प्लेइंग हो गई बहुत ज्यादा। ये सब हुआ, ये सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये सब हुआ। और दुनिया पोस्ट 1971 के वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गई, जिसमें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम खत्म हो गया, और हर एक कंट्री को छोड़ दिया गया कि अपनी करेंसी की वैल्यू अपने आप ढूंढिए। Right, right. And from that day, every country in the world is having flexible exchange rate system instead of fixed exchange rate system. ओके। Sir, since 1971. 1971. Okay, sir. So IMF का एक्सचेंज रेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खत्म हो गई। IMF की एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब वो खाली रह गई, and that was to maintain stability in balance of payments. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को स्टेबल बनाए रखने के लिए IMF मेंबर्स की हेल्प करेगा। IMF है क्या, ये हमें जानना होगा। IMF इज ए फंड। फंड क्या होता है? Which is Which gives you accommodation. member of the groups. Fund is the members of the group pool their resources. Pool their resources, yes. Yes. For their mutual benefit. Benefits. हमने अपने स्टाफ रूम में सब टीचर्स का एक फंड बनाया। टीचर्स ने उस फंड में कंट्रीब्यूट किया और एक पूल तैयार हो गया। हेलो। हाँ जी सर। किस लिए वो फंड बनाया गया, किस लिए वो पूल किया गया? कि किसी मेंबर को जब कभी कोई जरूरत होगी तो उसकी हेल्प की जा सकेगी उस पूल में से। आए दिन किसी ना किसी की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें से उसे उस पूल में से उसे पैसा दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा ये आपस में एग्री कर लेते हैं कि इतना पैसा दिया जाएगा। किन शर्तों पर दिया जाएगा ये सब हम एग्री कर लेते हैं। IMF वाज सच ए टाइप ऑफ फंड। एक थैली क्रिएट कर दी गई जिसमें हर एक मेंबर कंट्री की कंट्रीब्यूशन जमा की गई। कोई कितना करेगा इसके लिए कोटा सिस्टम तैयार किया गया। फंड की टोटल वैल्यू $250 बिलियन फिक्स की गई। $250 बिलियन। 250 बिलियन डॉलर में से हर एक कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करेगी ये हर एक कंट्री का कोटा एस्टैब्लिश कर दिया गया। फॉर एग्जांपल यूएसए का कोटा 18% फिक्स किया गया,
यूरोप की जितनी कंट्रीज थी सबका कोटा मिलाकर 16% फिक्स किया गया। इंडिया का कोटा 2% फिक्स किया गया। 2% कोटा का मतलब $250 बिलियन में इंडिया का शेयर 2% या करीब $4 बिलियन होगा। यूएसए का कंट्रीब्यूशन अबाउट $40 बिलियन होगा। कोटा से क्या होता था? कोटा से वोटिंग राइट फिक्स होते थे। जिस कंट्री का जितना कोटा, जितना परसेंट, उसका वोटिंग राइट उतना। यूएसए का वोटिंग राइट करीब 18%। आईएमएफ कोई भी डिसीजन लेगा तो 18% वोटिंग राइट यूएसए का होगा। इंडिया का वोटिंग राइट 2%। वर्ल्ड बैंक में भी वोटिंग राइट इसी तरह से थे, आईएमएफ में भी वोटिंग राइट इसी तरह से। डब्ल्यूटीओ में वोटिंग राइट बदले गए। डब्ल्यूटीओ में वोटिंग राइट है 1 नेशन 1 वोट। सर डब्ल्यूटीओ में शुरू से ही ऐसा था कि उसको भी चेंज किया गया गैट के बाद? नहीं, 1995 से ही ऐसा है। 1 नेशन 1 वोट। ओके। इंडिया भी उतना ही बड़ा है डब्ल्यूटीओ में जितना यूएसए है, या जितना चाइना है, या जितना इथोपिया है, या कीनिया है, या नाइजीरिया है, या भूटान है। सबका राइट एक ही है, वोटिंग राइट एक ही है। Sir, in LPG policy we teach why India should be member of WTO, and we have a discussion, we have a debate on that. Should India be a member of WTO or not? And if we have same right as other countries have, then why do we have such discussion, sir? प्रश्न जी ये बाद में दे देंगे, यहाँ से बदलिए नहीं, ठीक है ना? जी सर। आईएमएफ में वोटिंग राइट जो सा था वो आपके कोटा से डिसाइड होता था। कोटा से एक दूसरी बात भी डिसाइड होती थी कि आप पूल में से कितना पैसा ले सकते हैं। पूल सबका इकट्ठा है। यस सर। और उसको डिसाइड करना होगा कि आप कितना मैक्सिमम ले सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें बनानी होंगी। यहाँ पर जो पूल में पैसा दिया गया, पूल में पैसा दो तरह की करेंसी में दिया गया। इंडिया ने पूल में कितना देना था? करीब $4 बिलियन। इंडिया $4 बिलियन कैसे देगा? $4 बिलियन का 75% इंडियन रुपी में दिया जाएगा, 25% किसी हार्ड करेंसी में दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सर 25% इन फॉरेन एक्सचेंज, इन हार्ड फॉरेन एक्सचेंज। 16 करेंसीज को हार्ड माना गया जिनकी डिमांड दुनिया भर में होती थी। सर हार्ड फॉरेन एक्सचेंज मतलब? हार्ड फॉरेन करेंसी मीन्स ए करेंसी विच इज एक्सेप्टेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके। आप ब्रिटिश पाउंड को कहीं पर भी ट्रांजैक्शन में ला सकते हैं, कोई भी एक्सेप्ट कर देगा। आप यूएस डॉलर को कहीं भी ट्रांजैक्शन में ला सकते हैं दुनिया भर में। आप फ्रेंच फ्रैंक को कहीं पर भी ला सकते हैं। इस तरह से 16 करेंसीज आइडेंटिफाई की गई जिसमें कंट्रीब्यूशन की जाएगी 25% ऑफ द कोटा और 75% अपनी करेंसी में की जाएगी। $4 बिलियन में से $3 बिलियन उस थैली में रुपए की फॉर्म में डाले गए और $1 बिलियन यूएस डॉलर की फॉर्म में डाला गया। जो हमने किया दुनिया के सभी नेशंस ने इसी तरह से किया। 25% इन फॉरेन करेंसी, 75% इन देयर ओन डोमेस्टिक करेंसी। यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन, फंड में कितनी करेंसी या कॉम्पोजिशन क्या बनी फंड की? मतलब सर उस फंड की कॉम्पोजिशन क्या बनी? Sir, varied foreign exchange was collected in the fund, different types of currencies. Say rupee, pound, dollar. सब जितने भी मेंबर्स थे सबकी करेंसीज उस थैले में आ गई। जी। इंडिया को इंडिया डॉलर ले सकता है। इंडिया को येन चाहिए, इंडिया येन ले सकता है। इंडिया को फ्रैंक चाहिए, इंडिया फ्रैंक ले सकता है। इंडिया को कोई छोटी करेंसी चाहिए, इंडिया फंड से वो करेंसी ले सकता है। ठीक है ना? लेने का प्रोसीजर क्या था? विड्रॉ करने का प्रोसीजर वर्ड है ट्रांच। एक कंट्री एक ट्रांच कभी भी चाहे विड्रॉ कर सकती है फंड में से। 1 tranche was equal to 25% of the quota. India को Sir, here quota means total amount $250 million का सर ले सकती है। 25% of the quota. इंडिया का कोटा जैसे है 2%। Understood sir। 2% कोटा है
and say it is equal to $4 billion, तो इंडिया किसी भी टाइम पर $1 बिलियन IMF से ले सकता है. 25% is known as one tranche. 1 सेकंड सर. सर विड्रॉल में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि किस करेंसी में विड्रॉल कर सकते हैं? अभी आ रही है रिस्ट्रिक्शंस. IMF से एक ट्रांच इंडिया कभी भी चाहे ले सकता है. लेने का प्रोसीजर क्या होगा? इंडिया IMF को एक ट्रांच की रिक्वेस्ट भेजेगा, और क्योंकि ये इंडिया का राइट है इसलिए IMF मना नहीं करेगा. $1 बिलियन की जो रुपी वैल्यू है, इंडिया उतना रुपया IMF को दे देगा और बदले में $1 बिलियन लेगा. Sir, can you repeat, please? Try to understand this thing, and that's the very important thing. इंडिया को $1 बिलियन फंड में से विड्रॉ करना है. इंडिया को $1 बिलियन दे दिया जाएगा. बदले में एक बिलियन के वैल्यू के जो रुपी हैं, इंडिया उतने रुपए IMF के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा. तो दैट इज सिंपली एक्सचेंज हुआ ना करेंसी का. इस रिक्वेस्ट के बाद फंड की कॉम्पोजिशन क्या होगी? फंड में रुपए का स्टॉक बढ़ जाएगा, डॉलर कम हो जाएगा. यस सर, यही होगा ना? जी सर. इंडिया ने रुपया दिया और बदले में इंडिया को डॉलर मिले, which means India has purchased dollars from IMF. कोई फ्री लोन नहीं दिया गया. तो सर ये परचेज नहीं, ये तो एक्सचेंज हुआ ना. एक्सचेंज ऑफ करेंसी हुई है, तो फीस दो, डॉलर लो. एक्सचेंज कहिए या परचेज कहिए कि हमने इतने डॉलर परचेज, और उस परचेज करने के साथ साथ हमारी ये ऑब्लिगेशन है कि हम 3 साल में उस डॉलर को वापस करेंगे और अपना रुपया वापस लेंगे. 3 साल से ज्यादा हम उसे नहीं रख सकते, और इस 3 साल के दौरान हम 7.5% इंटरेस्ट देंगे. Are you getting all these points? Yes sir. Sir, I have. Yes sir. कि हम 7.5% इंटरेस्ट देंगे और 3 साल के एंड तक इसे वापस करना होगा. There is no choice. So it's a very hard loan, if at all you call it loan. और कोई भी कंट्री अपने कोटा के 125% से ज्यादा नहीं ले सकती. मैक्सिमम जो एक कंट्री ले सकती है वो है 125%. ये 1946 में ये हुआ, और इमीडिएटली जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी सबने 125% का अपना कोटा खत्म कर लिया. अब क्वेश्चन आया कि अब क्या किया जाए. इससे ज्यादा तो एग्रीमेंट में है ही नहीं पैसा. A new system was introduced, and that is called Special Drawing Rights, SDR. SDRs, Special Drawing Rights. सर एक सवाल यहाँ पे. सर अब जैसे आपने कहा कि $1 बिलियन का अगर हम $1 बिलियन अगर इंडिया लेती है और उसके रिटर्न में वो उतने ही अमाउंट का रुपीस जो है वो IMF को दे देती है, तो सर इंडिया ने जब इतनी केपेबल है कि वो अगर $1 बिलियन रुपीस में IMF को दे रही है, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग द लोन? जस्ट टू गेट द BOP करेक्टेड? रुपी तो हमारी अपनी करेंसी है, उसे हम प्रिंट कर भी दे सकते हैं जी. हमें चाहिए डॉलर. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स है, वो हमने सेटल करने अकाउंट्स. डॉलर तो हम अपने आप प्रिंट नहीं कर सकते ना. ओके सर. ओके, डॉलर चाहिए तो हम डॉलर खरीद लेते हैं अपना रुपया देकर, एज पर प्रोविजंस. ठीक है ना? दीस आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके सर. ओके, बट इसमें तो सर फिर इंडिया हर बार अपनी करेंसी प्रिंट करके IMF से डॉलर्स परचेज करे और अपनी लायबिलिटीज पूरी करती जाए. But they have to return after 3 years. Within 3 years they have to return, and that's why nobody prefers now to transact with IMF. अभी कोई प्रेफर. हाँ जी. सर ये जो आपने बताया था सर, 1 tranche is equals to 25% और 125%. 25% of quota. 25% ऑफ कोटा. तो सर ये वाली रिक्वेस्ट एक ही फाइनेंशियल ईयर में कर सकता है कंट्री? एक फाइनेंशियल ईयर में एक ट्रांच की, और 3 साल बाद उसको वापस करना है. 3 साल बाद उसे वापस, 3 साल के बीच में उसे वापस करना है. में वापस करना है. सर एक और क्वेश्चन है, जैसे हमने इन केस $1 मिलियन केस हमने 2% लिया डॉलर्स का, जितना भी हमारा कोटा है हमने उसके अकॉर्डिंग इन केस हमने वी हैव टेकन $1 मिलियन फ्रॉम IMF. तो सर हम $1 मिलियन की वर्थ का रुपी दे रहे हैं, या हम फिर कंपेयर करते हैं कि हाउ मेनी $1 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज? डॉलर का जो रुपी इक्विवेलेंट है हम उतना रुपया देंगे.
मतलब जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में Okay. जितना भी रेट आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम एक्सचेंज करेंगे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक बात और पूछनी थी, जब हमने उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज कर दिया तो बिकॉज वी आर टेकिंग फॉरेन एक्सचेंज दैट इज व्हाई वी आर गिविंग 7.5% एज एन इंटरेस्ट। यस यस तो सर ये तो नहीं हो गया जितना आपने वर्ल्ड बैंक में बताया था जब टाटा ने उनसे लोन लिया था, तो सर आपने सर्विस चार्जेस और वो सारा टोटल करके इट वाज अराउंड 6.5%, 6.75%। तो सर आईएमएफ भी फिर एज अ लोन ही दे रहे हैं हमें, मतलब हमारा ही फंड वो हमें एज अ लोन दे रहे हैं। सर प्लीज ये क्लियर कर दीजिए। हाँ, तो अब ये अपने आप ही सोच लीजिए कितना आसान है या कितना लेना जरूरी है या नहीं होना चाहिए। हमने 91 में एक बार लिया लोन, उसके बाद से दोबारा कभी नहीं लिया। ओके एक सर, बार $2 बिलियन का लिया था और इमीडिएटली उसे वापस कर दिया। तो सर हम वर्ल्ड बैंक से क्यों नहीं लेते कंपैरेटिवली, अगर वो बेटर है तो आईएमएफ के पास क्यों जाएं? आईएमएफ के लिए आपको शॉर्ट टर्म जरूरत पड़ सकती है, वर्ल्ड बैंक आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए देता है। ओके। वर्ल्ड बैंक आपको देगा, आपने कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है। आईएमएफ आपको दे रहा है कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम आ गया है, आपने पेमेंट सेटल करनी है, आपके पास डॉलर नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो आप शॉर्ट टर्म उससे लेना चाहते हैं, इस वजह से। सर क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इसलिए अवॉइड करा जाता है कि कंट्री विल टेक लोन फ्रॉम आईएमएफ। अवॉइड क्यों करना चाहते हैं वो थोड़ा सा और सुन लीजिए। ओके सर। जब पहली बार लोन लिया जाता है, पहली ट्रांच, वो आपका राइट माना जाता है। आपने रिक्वेस्ट करी और उन्होंने सैंक्शन कर दिया, ठीक है। दूसरी बार जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपसे याद दिलवाया जाता है कि आपने पिछले साल भी लिया हुआ है और अभी वापस नहीं किया, लेकिन ठीक है आप लीजिए। तीसरी बार आप जब जाते हैं तो आपसे कुछ और नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों ले रहे हैं। और चौथी और पांचवी बार पूरी एक इन्वेस्टिगेशन खड़ी हो जाती है आपके सामने, पूरी इंक्वायरी खड़ी हो जाती है कि आप बार बार क्यों लोन ले रहे हैं, आप अपनी पॉलिसीज बदलिए। ओके सर। आप फर्क समझ रहे हैं अप्रोच में? हाँ जी सर। यस सर। 1991 में इंडिया को कुछ जरूरत थी $600 मिलियन की, जो इंडिया के पास नहीं थे। इंडिया ने अपने अकाउंट सेटल करने के लिए $600 मिलियन इंतजाम करना था, दुनिया में कहीं से उसे नहीं मिल रहे थे। अल्टीमेटली इंडिया आईएमएफ के पास गई $600 मिलियन की रिक्वेस्ट लेकर। आईएमएफ ने कहा आइए बात कीजिए हमसे। आईएमएफ ने कहा हम आपको दे सकते हैं अगर आप हमारी शर्तें मानेंगे तो। ये बात समझ आई अभी? जी हाँ। क्यों आईएमएफ नहीं जाना चाहते? आईएमएफ ने बोला कि हम आपको दे सकते हैं अगर आप हमारी शर्तें माने तो। इंडिया के नए फाइनेंस मिनिस्टर ये डिस्कस करने के लिए वॉशिंगटन गए। नए फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह आईएमएफ के पास गए। आईएमएफ ने 4 शर्तें रखी, अगर आपको ये 4 शर्तें मंजूर हों तो हम आपको $600 मिलियन दे सकते हैं, बल्कि उससे ज्यादा हम आपको दे सकते हैं। हम आपको $3 बिलियन देने को तैयार। शर्तें क्या थी? आप रुपये को डिवैल्यू करेंगे, आप डीनेशनलाइजेशन करेंगे, आप डीरेगुलेशन करेंगे, आप डिफ्लेशन करेंगे। ये 4 वर्ड्स नोट कर लीजिए प्लीज। एक बार और बताएं प्लीज। डीरेगुलेशन, डीनेशनलाइजेशन, डिफ्लेशन, डिवैल्यूएशन, 4 डी। सर ये तो बहुत गलत कंडीशंस हैं सर। हाँ जी। सर डीनेशनलाइजेशन तो फिर भी ठीक लग रही है सर, बाकी डिफ्लेशन करना तो गलत लगता है। और चारों का पैकेज बनाया गया कि ये चारों बातें आप एक साथ करेंगे। अगर आप करने को तैयार हैं तो हाँ कीजिए, हम आपको लोन दें, नहीं तो आप अपना रास्ता देखिए। ग्लोबल इकोनॉमी अपने रास्ते से चल रही है। डीनेशनलाइजेशन, इंडिया में उस टाइम पर प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम अनाउंस किया गया। प्राइवेटाइजेशन तो पढ़ाते आ रहे हैं हम लोग। जी सर। प्राइवेटाइजेशन एज ए पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 1991। एज पर रुपी को डिवैल्यू किया गया, करीब 40% डिवैल्यू किया गया रुपी 1991 में। 40% तो सर बहुत ज्यादा अमाउंट है, दैट इज ऑलमोस्ट हाफ। इससे कम पर आईएमएफ एग्री नहीं कर रहा था। सर कितना कॉस्ट हो गया, 1 रुपये का कितना पैसा? 1991 में ये करीब 17-18 रुपए हो गया था, और फिर ये डिवैल्यू होकर 21-22 रुपए हो गया था। डीनेशनलाइजेशन, डिवैल्यूएशन, डीरेगुलेशन,
इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया। ये भी पढ़ा रहे हैं हम लोग 1991 पॉलिसी। यस सर। जी सर। लाइसेंसिंग खत्म हो गई, डीरेगुलेशन, डिफ्लेशन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ऊंचा बढ़ाया गया। आज कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है फिक्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट? 6-6.5% है। 6.5% उस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 14-15% किया गया ताकि क्रेडिट क्रिएशन ना हो। क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगी तो डिफ्लेशन आएगी इकोनॉमी में। We had to accept all these policy measures and we adopted this as a package in our policies in 1991. Sir, what was the sole purpose of devaluation and deflation that time? मतलब IMF ने ये दो डीनेशनलाइजेशन और डीरेगुलेशन तो हम सर कराते हैं बच्चों को, डीवैल्यूएशन और डिफ्लेशन क्यों करा सर उन्होंने, मतलब क्या उनके माइंड में था? प्राइस लेवल इन इंडिया वाज हायर देन इन अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जिसकी वजह से इंडिया की गुड्स बाहर नहीं बिक पा रही थी। तो IMF कहने के लिए तो यही कह रहा था कि आप अपने यहाँ प्राइसेस डाउन कीजिए ताकि आपका सामान बाहर बिक सके। तो क्या हम इसको एक स्टेप टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं? हाँ, स्टेप टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, यू आर करेक्ट देयर। जी। They wanted India to be totally dependent on the global economy. जो आज 2020 में आकर हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, वो इसी का रिजल्ट है 1991 की पॉलिसी का। 1991 की जो पॉलिसीज आई उससे इंडिया की इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत कम रह गई। हम पूरी तरह से इनके साथ जुड़ गए और अभी ये लोग खुद मुश्किल में पड़े हुए हैं, और इस वजह से हमारे लिए भी जरूरी है कि इनसे बाहर अलग हुआ जाए। और इसलिए वो जो नया प्रोग्राम आया है वोकल फॉर लोकल, सेल्फ रिलायंस। कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। जी सर, एक क्वेश्चन है सर, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, क्या एक कंट्री अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एक कंट्री से ज्यादा राइट्स रख सकती है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स का थोड़ा सा, हाँ जी, पहले तो कोटा पे थे, सबके कोटा चल रहे थे, हर एक कंट्री अपने कोटा के मुताबिक विड्रॉ कर सकती थी वहाँ फंड में से पैसा। हाँ जी। और सब कंट्रीज ने जब अपना कोटा यूज कर लिया गया, अब क्या किया जाए? ओके। ऐसे में IMF ने एक नया सिस्टम, एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी। तो IMF ने हर एक कंट्री जितनी भी मेंबर्स थी सबके अकाउंट में कुछ पैसा जमा कर दिया। तो विदाउट एनीथिंग? विदाउट एनीथिंग। ओके। हर एक कंट्री के उसमें अकाउंट में कुछ पैसा क्रेडिट कर दिया कोटा सिस्टम के मुताबिक। कोटा सिस्टम के मुताबिक अमेरिका को भी, फ्रांस को भी, जर्मनी को भी, इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी, सबको एक पैसा दे दिया गया, खाली पेपर एंट्री। पैसा तो कुछ नहीं था, खाली पेपर एंट्री। इंडिया के हिस्से में करीब मान लीजिए $80 मिलियन आए। इंडिया $80 मिलियन का नया सामान खरीद सकता था, पेमेंट उस $80 मिलियन से होगी। Is that point clear? Yes. Yes. This is what we call special drawing rights. तो पेपर क्लेम पे खरीद सकती थी इंडिया $80 मिलियन तक का सामान बाहर से खरीद सकता है, ओके। और पेमेंट इस SDR से होगी। ओके ओके। इंडिया ने $80 मिलियन के SDR से USA से सामान खरीद लिया। इंडिया के अकाउंट में SDR 0 रह गया। वो $80 मिलियन जो है वो USA के अकाउंट में चला गया। जी। अब USA चाहे तो इंडिया को उस SDR में से दोबारा से लोन दे सकता है। उस SDR में से जो हाँ जिससे जी, खरीदा इन्होंने, जिससे खरीदा उसी में से लोन दे सकता है। उसमें से लोन दे सकता है या किसी और को लोन दे सकता है। ओके। फ्रांस के पास अनयूटिलाइज्ड पैसा SDR पड़ा हुआ है, फ्रांस चाहे तो इंडिया को वो SDR लोन दे सकता है। जर्मनी के पास अनयूटिलाइज्ड SDR पड़ा हुआ है, उन्हें जरूरत नहीं है अभी, वो चाहे तो उसको लोन दे सकता है। इस तरह से SDR जो है एक लोन देने का एक इंडिपेंडेंट सिस्टम बन गया। ओके। जो कि खाली एक कागज एंट्री थी और हैं, अभी भी चल रहा है वो सिस्टम। पर सर जो कंट्रीज लोन देंगी SDR में से, दे विल चार्ज सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। They will charge interest. ओके। They will charge interest. Any other question here? सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी सर, ये आपने सर एक बताया था ना सर कि
जब मेंबर कंट्रीज पूल करती हैं IMF फंड में, तो 25% फॉरेन एक्सचेंज होता है और 75% इंडियन करेंसी होती है। हाँ। हाँ जी सर। तो सर ये जो 25% फॉरेन एक्सचेंज है वो भी इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम होती होगी, इतना फंड रेज करने में, फॉरेन एक्सचेंज कलेक्ट करने में और IMF को डिपॉजिट कराने में। वो तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं सर वो तो एक बार कर दिया, वो दे दिया उनको, वो तो एक बार कर दिया, टू बी अ मेंबर ऑफ द ग्रुप। हाँ, वो तो हमने जब मेंबरशिप ली उस समय उनको दे दिया और हिसाब खत्म हो गया। वो तो वो उनके पास ही रखा है, हम उसे वापस नहीं ले रहे। ओके सर। ठीक है ना ये? हाँ जी सर। तो सर ये 1971 में हम मेंबर बने थे सर IMF के। नहीं, मेंबर तो 1946 से ही हैं हम। 1946 से। ये पैसा तो 1946 में कलेक्ट कर लिया गया था। ओके। 1971 में IMF के फंक्शंस में डिफरेंस आया, IMF में कोई डिफरेंस नहीं आया। सर समझ आ गया सर। 1971 से पहले IMF का सबसे बड़ा काम था एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी इंश्योर करना, और जिसकी वजह से फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट किया गया था। यस सर। 1971 में ये एक्सचेंज रेट सिस्टम खत्म कर दिया गया, IMF का ये काम खत्म हो गया। हाँ जी सर। IMF का खाली काम रहा कि जो मेंबर नेशंस हैं उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं शॉर्ट टर्म की, तो उसे कैसे पूरा किया जाए, उसमें IMF क्या हेल्प कर सकता है। बाकी पूल वगैरह जो सा था, मेंबरशिप वगैरह जो सी थी, वो सब तो 1946 में हो गई थी। ओके सर। तो सर एक क्वेश्चन है कि IMF ने पैसा कंट्रीज को दिया क्यों, पर्पस क्या था? पर्पस अभी आपको मैंने बोला ना, 1991 में इंडिया के साथ जैसे हुआ। नहीं, इंडिया के साथ तो हुआ, पर उन्होंने सारी कंट्रीज के उसमें अकाउंट और में पैसा दे दिया। साथ भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं छोटे छोटे। ओके, एज एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट वाज। तो वो जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके, उसके लिए कंट्रीज ले लेती हैं इनसे थोड़ी देर के लिए पैसा। ओके। कोई 6 महीने में लौटा देता है, कोई 8 महीने में लौटा देता है, कोई साल में लौटा देता है। इनका पैसा कोई रखना नहीं चाहता क्योंकि काफी महंगा पड़ता है। सर मेरा 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे। मेरे 2 क्वेश्चंस थे यहाँ पे, बताइए ना सर। एक ये था कि जैसे जो फंड उस समय बनाया, जैसे 250 मिलियन का उन्होंने उस समय जो फंड बनाया था, वो अभी भी उतना ही है कि वो फंड और एक्सपेंड हुआ है या नहीं? फंड एक्सपेंड होता रहता है। अच्छा, फंड रिव्यू होता रहता है, और आज की तारीख में ये 500 बिलियन के आसपास है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा नए मेंबर्स ज्वाइन करते रहते हैं। 1946 में खाली 44 कंट्रीज थी, 44। आज 189 है इसके मेंबर्स। अच्छा, तो इंडिया को दोबारा इस फंड के अंदर और कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोला नहीं गया, या जो उस समय शुरू में दिया था उतना ही है कि बाद में भी इंडिया ने और इस फंड में कंट्रीब्यूशन किया है? नहीं, फंड को रिव्यू करते रहते हैं, कोटा भी बदलता रहता है। अच्छा, ओके। फंड रिव्यू होता रहता है, कोटा भी बदलता रहता है, और कोटा की बेसिक जो कितना कोटा क्या होगा उसके लिए जो इंडिकेटर्स हैं वो बदलते रहते हैं। GDP एक बेसिक इंडिकेटर है, और GDP जैसे जैसे बदलता है, जब रिव्यू हो रहा होता है तो उस टाइम वो बदल जाते हैं कई बार। हाँ, तो मतलब इंडिया ने बाद में भी और कंट्रीब्यूशन किया होगा और भी दिया हो सकता है फंड बाद में देने की बदलता रहता है ये, और करीब कोशिश है कि हर 5 साल के बाद इसे रिव्यू किया जाए। अभी जैसे मेरा ख्याल है, एग्जैक्ट तो शायद नहीं बतला पाऊंगा, मेरा ख्याल है 2023 में नेक्स्ट रिव्यू होगा। सर एक क्वेश्चन है कि IMF की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो डिसाइड करती है, वो कौन कंट्रीज हैं जो डिसीजंस लेती हैं? बेसिकली USA और यूरोप डोमिनेट करता है। ओके, क्योंकि इनके वोटिंग राइट मिलाकर 50% से ज्यादा हो जाते हैं। ओके। तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं वो यही नॉमिनेट करते हैं। ओके। तो सर इसके अंदर इनको जो वोटिंग राइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी क्या सिचुएशन आती है जब इनको वोटिंग करनी पड़ती होगी, या ऐसी कुछ सिचुएशन कभी? तो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा आवाज ठीक नहीं आई, थोड़ा ऊंचा। ये जब IMF में वोटिंग राइट्स की एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती होगी, या मेंबर से आपस में डिस्कशन करने की जरूरत पड़ती होगी, तो ऐसा कब होता होगा? मतलब नॉर्मल कोर्स में ये चीजें चलती होंगी। जैसे इंडिया के साथ 91 में सिचुएशन आई,
तो क्या वो डिसीजन भी उन्होंने बाकी सारे मेंबर्स के साथ मिलकर लिया होगा, या कैसे? मतलब कंट्रीज को वोट करने की जरूरत क्या पड़ती है? मतलब हमने यूएन में तो सुना है वोटिंग, बट आईएमएफ में वोटिंग को एक्सरसाइज करने की कब जरूरत पड़ती होगी इनको? कई एक बेसिक प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं। ओके। कई एक प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं। जैसे फंड का रिव्यू होना है, जी। तो फंड के रिव्यू करने में जो डिसीजंस ली जाएंगी, ओके। उस पर वोटिंग होगी। हाँ, तो स्ट्रक्चरल कभी चेंज आ रहा है, कभी उसके अंदर उस हिसाब से टाइम टू टाइम डिसीजन कई एक फंडामेंटल्स होते हैं जिसकी डिसीजन लेनी पड़ती हैं, और डिसीजन जरूरी नहीं कंसेंसस से हो। डिसीजन कंसेंसस से हो ऐसा जरूरी नहीं है। जी जी जी। पीछे कोशिश की गई, मूव किया गया कि इनके हेडक्वार्टर को यहाँ से निकलवाओ, ये वाशिंगटन बैठे हुए हैं, यहाँ से हटाओ इनको। अब उस पर वोटिंग हुई होगी। ओके। तो ऑब्वियसली वोटिंग जो यूएसए कहेगा वही होगी। भाई 40% तो वोटिंग इनके अपने हाथ में है। बिल्कुल सही। यूएसए को फायदा ही होगा ना, जितना पैसा आएगा तो। बाकी सब लोग छोटे मोटे एकदम तैयार रहते हैं इनकी बात मानने को। तो बेसिकली वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ज्यादा प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स का कम है वो। ठीक है सर, हमने जो 1991 में लोन लिया था वो वापस कर दिया? हमने उसे 1 साल के अंदर ही वापस कर दिया था। 3 बिलियन लिया था और 1 साल में उसे वापस कर दिया था। और करते करते आज सिचुएशन ये है कि हमारे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $500 बिलियन है। यस सर, यस सर। उस टाइम पर आधा बिलियन भी नहीं थे, अभी $500 बिलियन है। पर सर हम डेट ट्रैप की बात क्यों करते हैं? जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो डेट ट्रैप की बात करते हैं हर बार, और देते हैं नाम 1991 का। तो आपके पास जो $500 बिलियन है ये कहाँ से आया होगा? ये सोचा आपने? तो दैट इज व्हाट कि हम इतना जैसे ग्रो कर गए, 1 साल में ही वापस कर दिया था, तो डेट ट्रैप का क्वेश्चन कैसे आया? $500 बिलियन जो है ये सब हमारा पैसा नहीं है। ओके। ये पैसा हमने कमाया नहीं है। ये पैसा एनआरआई डिपॉजिट्स हैं, ये पैसा एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ये पैसा एफडीआई का कुछ हिस्सा है। तो फॉरेन की जो जमा हुई है यहाँ पर, वो जिस दिन भी चाहें इसको वापस ले सकते हैं। फॉरेनर्स ने हमारे यहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया हुआ है, वो अगर चाहें तो उस पैसे को वापस ले जा सकते हैं। सर एक चीज आपने और बताया था, जो हमारे गोल्ड रिजर्व्स बाहर रखे हुए थे, वो तो हम लोगों ने वापस लिया नहीं, उसका फिर फाइनली हुआ क्या? कौन से गोल्ड रिजर्व्स? जो सर हमने गोल्ड वहां पे रखवाए थे बैंक में, बैंक ऑफ इंग्लैंड पर। नहीं, yes, वो तो अगले ही महीने, 1 आध महीने के बाद ही वापस ले लिया था हमने। वो तो हमने उनका पैसा देकर अपना सोना वापस ले आए थे। वो ट्रांजैक्शन सोना हमारा वापस आ गया था। आपने सर बताया था कि फिर वो वहीं पे बैंक में रखा हुआ है। नहीं, बैंक में रखा था, बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा था। ओके सर। और फिर जब अपना फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हुआ यहाँ पर, तो उनका अकाउंट सेटल कर सोने का संदूक अपने यहाँ वापस ले आए थे। वो हमारे पास ही है, वो उनके पास नहीं है। Because the students are also interested in knowing this कि उतना गया हमारे यहाँ से, तो फिर वो वापस आया कि नहीं सोना? नहीं, वो वापस आ गया था सोना, इमीडिएटली वापस हो गया था। कुछ 23,000 किलोग्राम थे ना सर? क्या चीज नहीं समझा? 23,000 केजी थे ना गोल्ड? हाँ, गोल्ड वापस आ गया था। ओके सर, ओके। तब पर एक बात है कि हमने वर्ल्ड इकोनॉमी में अपने आप को मैनिपुलेट होने दे दिया। हम तो गोल्ड में इतने ज्यादा रिच थे, गोल्ड हमारे पास बहुत था, मगर पूरी इकोनॉमी मतलब हमारी मैनिपुलेट हो गई इन द हैंड्स ऑफ यूएस। कोई किसी भी कंट्री के पास बहुत रिजर्व्स नहीं होते। हमारे पास जो $500 बिलियन हैं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी
थोड़ी सेफ्टी जरूर होती है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, स्पेकुलेशन जो होती है, वो हजारों बिलियंस में होती है स्पेकुलेशन। एक ट्रेडर है जॉर्ज सोरोस, जो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करता है। उसका एनुअल टर्नओवर है $5000 बिलियन। उसका एनुअल टर्नओवर है $5000 बिलियन। और अगर उसको आज़ादी दे दी जाए कि वो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ऑपरेट कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि 500 बिलियन और $5000 बिलियन की आपसी लड़ाई क्या होगी। यस सर। वो सेकंडों में इंडियन नाम मार्केट को खत्म कर देगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिर वो अकेला ही डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। वो डिसाइड करेगा क्या रेट होगा, किस तरह के ट्रांजैक्शन होंगे, और इसलिए उसको परमिशन नहीं मिलती। सर उनका एक बार नेम रिपीट कर दीजिए प्लीज। जॉर्ज सोरोस, SOROS, जॉर्ज सोरोस। ये वर्ल्ड के कई कंट्रीज में ऑपरेट करते होंगे तभी इतना कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं है परमिशन, लेकिन दुनिया के ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट करते हैं जहां जहां उनको परमिशन है। इंडिया डॉलर आने के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हुए है। कन्वर्टेबिलिटी है, फ्री कन्वर्टेबिलिटी, लेकिन आप डॉलर को वापस नहीं ले जा सकते। आप डॉलर ले आइए, जितना मर्जी ले आइए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप उस डॉलर को वापस नहीं ले जा सकते। वापस ले जाने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए। इसलिए बाहर का कोई भी स्पेकुलेटर इंडिया में ऑपरेट नहीं करता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर ऑपरेट करता भी है किसी एजेंट के थ्रू, तो बड़े थोड़े अमाउंट में, बड़े अकाउंट में कोई ऑपरेट नहीं करता है, क्योंकि मालूम है कि अगर रोक लिया तो वापस नहीं मिलेगा। So there is a convertibility on current account, there is a convertibility on capital account, but one-sided. सर जैसा फिर आपने कहा कि स्टॉक मार्केट में जो फॉरेनर्स लगाते हैं, जिसको FPI अपन कह रहे हैं, तो वो तो निकाल सकते हैं पैसा उसके अंदर, तो लोग निकालते भी हैं। कई बार न्यूज में सुनने में आता है कि मार्केट इतना नीचे चला गया बिकॉज उन्होंने इतना विड्रॉ कर लिया पैसा। स्टॉक एक्सचेंज वाले ट्रांजैक्शन इक्विटी के ट्रांजैक्शन उनसे हैं, वो थोड़े डिफरेंट नेचर के हैं। ओके, वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से अलग है। ये जो दूसरी बात मैंने बोली है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ट्रांजैक्शन से है। ओके, स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस वो स्टॉक मार्केट्स हैं। वो पैसा स्टॉक्स में ट्रांजैक्शंस की वजह से आता है और जाता है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज उसमें इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं, उसमें थोड़ा सा फ्रीली मूवमेंट हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा फ्रीडम है। ओके ओके, ये कुछ स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा फ्रीडम है। सर जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में नहीं है। लेते हैं तो हम वो लोन क्या फॉरेन एक्सचेंज में ही हमेशा पे करते हैं कि इंडियन रुपीस थोड़ा में भी? क्लियर आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। सर मैं ये बोल रही हूँ, जब हम किसी कंट्री से या जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF से लोन लिया, तो क्या हम उसे हमेशा डॉलर्स में ही पे करेंगे या इंडियन रुपीस में भी दे सकते हैं? नहीं, डॉलर्स में पे होता है। डॉलर, पाउंड या यूरो, ऐसे किसी करेंसी में। लेकिन आपने जैसे बताया कि कुछ परसेंटेज हमारा वहां पे रुपीस में रखा गया, तो उनको क्या इससे बेनिफिट मिलता होगा? किसी कंट्री को मान लीजिए भूटान को पैसा चाहिए, भूटान को शायद रुपया चाहिए हो सकता है, इराक को हो सकता है रुपए की जरूरत पड़ जाए, श्रीलंका को हो सकता है रुपए की जरूरत पड़ जाए। तो हमसे जो वीकर कंट्री हैं, अफ्रीका की काफी कंट्रीज हैं जिनको शायद रुपए की जरूरत पड़ जाती है, तो रुपया IMF से ले सकती हैं। जैसे हमें डॉलर की जरूरत पड़ी, हमने लिया, ऐसे ही हो सकता है नाइजीरिया को कभी जरूरत पड़ जाए इंडियन रुपये की। तो किसी वीकर कंट्री के लिए शायद इंडिया एक हार्ड करेंसी हो। जी सर, ठीक है ना ये? सर ये हार्ड करेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? मतलब दीज आर फिक्स्ड या डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीज, कि वीकर के लिए हमारी हार्ड करेंसी है, हमारे लिए डॉलर हार्ड करेंसी है? हार्ड करेंसी मींस ए करेंसी व्हिच इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम। राइट, डॉलर तो रुपीस का जैसे आपने बोला कि जो वीकर कंट्रीज है उनके लिए रुपी विल बी अ हार्डेस्ट करेंसी। तो दैट मींस हमसे डेवलप
कोई एक वीकर कंट्री है वो हमारे यहाँ से इंपोर्ट करती है सामान हाँ और हमारे यहाँ से इंपोर्ट करती है, तो वो हमें रुपये में पेमेंट कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। जैसे नेपाल की बात कर लें, वो वहाँ पे चलता है इंडियन करेंसी, दे प्रेफर टू हैव, उसकी दिक्कत वहाँ नहीं। चलता है ना, हाँ, नेपाल में इंडियन रुपया एज करेंसी चलता है। इट इज एक्सेप्टेबल एज लीगल टेंडर। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हमारे यहाँ नेपाल का रुपया नहीं चलता, नहीं चलता, सही है। उनके यहाँ चलता है। और सर हम इराक से जो क्रूड ऑयल लेते हैं तो उसमें पेमेंट हम रुपीस में भी करते हैं ना शायद? किसी किसी के साथ कुछ बार्टर किया, किसी किसी के साथ कुछ बार्टर किया हुआ है। ईरान के साथ हमने किया हुआ है बार्टर। हाँ, ओके सर। कुछ बार्टर एक्सचेंज हम करते हैं। इन्हीं के अगेंस्ट सर, अभी यूएस से इनके अगेंस्ट था ना सर, उन्होंने कुछ बाउंडेशंस लगा दी थी वो ईरान की। कुछ बार्टर हम रखा हुआ है अपने बार्टर, इमरजेंसी के लिए वो काम आ जाता है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी इनकी कंट्रीज के बीच में। सर और टॉप में चंद्रमा। आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। सब सर बासमती राइस हम देते हैं क्या उनको, ईरान को सर? ईरान को हम कुछ देते हैं, कैश्यूज वगैरह वगैरह कोई चीजें देते हैं। ओके सर। और बदले में क्रूड ऑयल लेते हैं उससे। ओके सर, एक क्वेश्चन है सर, जैसे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आपने बताया एनआरआई का रेमिटेंसेस के पैसे हैं हमारे पास, एफडीआई है और एफआईआई है। और एफआईआई फ्लक्चुएट होती है कि कभी भी जिन्होंने इक्विटी खरीदे हैं वो कभी भी निकाल सकते हैं। तो सर एनआरआई रेमिटेंसेस को हम नहीं निकाल सकते हैं, रेमिटेंसेस विड्रॉएबल नहीं होती हैं। एनआरआई डिपॉजिट्स विड्रॉएबल होते हैं। हाँ, एनआरआई सर ये क्या होती है एनआरआई डिपॉजिट? एनआरआई जो है वो इंडियन बैंक्स में पैसा जमा कर सकते हैं और चाहें तो उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन एनआरआई ने जो पैसा एज रेमिटेंस भेजा है उसे वापस नहीं ले सकता। ओके सर। तो सर इसमें एफआईआई की परसेंटेज सबसे ज्यादा है सर, ये जो $500 बिलियन सबसे ज्यादा एफआईआई है। सबसे ज्यादा एफआईआई है। यही सर परसेंटेज, फिर यही प्रॉब्लम वाली बात है कि कभी भी वो रिस्की होती है। हाँ जी सर, वो रिस्की होती है जिसकी वजह से हमें रिजर्व्स को कंट्रोल में रखना पड़ता है। यस सर। हमारे पास करीब 500 बिलियन है, चाइना के पास करीब 4000 बिलियन डॉलर्स हैं। यस सर। ये फर्क है सर। उन्होंने तो एक्सपोर्ट से ज्यादा अर्न कर लिया ना सर। उनका ट्रेड सरप्लस है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है। यस सर। सो ट्रेड सरप्लस होने के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके बढ़ते हैं, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है, आपको कोई रिस्क नहीं होता। हमारा जैसे आपने कहा कि सर हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो दूसरे का पैसा है जो भी है, बट वी हैव। चाइना के केस में एक तो रिजर्व भी बहुत ज्यादा है ऑलमोस्ट, एंड देन वो भी उनका अर्न किया हुआ है, तो वो उनके पास स्टेबिलिटी फॉरेन एक्सचेंज की। ट्रू। फाइन फाइन। तो सर अभी एक आप इस बारे में सर क्या कहेंगे कि चाइना, अभी मैं एक आई थिंक कि कोई ब्राजील या किसी कंट्री का पढ़ रहा था, एक ललन टॉप पे एक वीडियो था, आई विल शेयर दैट इन द ग्रुप। उसमें उन्होंने दिखाया कि उन्होंने कैसे चाइना ने उस कंट्री को वर्चुअली खरीद लिया, उसके साथ सर ये एंड जो हम लोग बहुत सारी कंट्रीज के साथ हुआ है, श्रीलंका को भी खरीद लिया ऑलमोस्ट। जहां भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक है उन कंट्रीज को वो वर्चुअली टेक ओवर ही कर रहे हैं। जैसे जो काम इंग्लैंड भी करता था, है ना, जब हमारे साथ हुआ वो चीजें, तो वो आज चाइना कर रहा है। इटली में भी शायद इसकी वजह जो वहाँ की इंडस्ट्री सी, लेदर इंडस्ट्री। सर ये चाइना की स्ट्रैटेजी यही रही है कि वीकर कंट्रीज को लोन दो और उसको फाइनली अपने अंडर कर लो। चाइना की बात आज करना सेंसिटिव है, चाइना की तारीफ करना आज सेंसिटिव बात है। तो रुक जाइए फिर बात करेंगे इसकी। चाइना अच्छा है ये कहना मुश्किल काम है आज। उनसे कई चीजें सीखने वाली भी हैं, कुछ चीजें अच्छी हैं चाइना की, कुछ पॉलिसी। सर जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं कंपैरेटिव स्टडी का, तो उसमें हम चाइना के साथ कंपेयर करते हैं,
तो बच्चों को बताते हैं कि 1948 में GLF इंट्रोड्यूस हुआ, तब इंडिया भी उठ ही रहा था सो के, तो हमें तो 70 साल लग गए, अभी तक उठे नहीं हम, वो कहाँ पहुंच गए। करेंगे बिल्कुल चाइना की बात किसी समय और करेंगे, आज नहीं। ठीक है सर। ठीक आज मॉस्को में बात हो रही है, वहाँ ज्यादा जरूरी है। यस सर, ठीक है, राइट। सही बात है, सही बात। तो सर आज का फिर सेशन और कोई पॉइंट है एंड करें? हाँ जी सर, पॉइंट्स तो एंडलेस हैं। चलिए मिलते हैं दोबारा से, फिर बात करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू।